तो हमास के खिलाफ अपनी पूरी ताकत दिखाने के बाद इजराइल आखिरकार गाजा में सीज फायर को लेकर सहमत हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पीस प्लान को न केवल नेतन्याहू ने स्वीकार किया है, बल्कि खाड़ी के कई देश भी ट्रंप के इस प्लान पर सहमत और एकमत नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इधर ट्वीट करके इस पहल को जरूरी कदम करार दिया, इसकी सराहना की। लेकिन क्या सीज फायर की शर्त गाजा की ओर से पूरी की जाएंगी, हमास की ओर से पूरी की जाएंगी? क्या गाजा में शांति बहाली के प्रयासों का रास्ता जल्द खुल सकेगा? ये सब कुछ तमाम पक्षों पर निर्भर करेगा। आज ट्रंप का पूरा प्लान, उनकी पूरी स्ट्रेटेजी को हम एनालिसिस करेंगे खास मेहमानों के साथ। पहले देखिए ये रिपोर्ट, समझिए कि गाजा में शांति का ट्रंप प्लान क्या है, उसके बाद उसका एनालिसिस। अब गाजा में बम नहीं बरसेंगे। इजराइल की एयर स्ट्राइक गाजा में नहीं होगी। भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके गाजा में सीज फायर को लेकर इजराइल सहमत हो चुका है। दरअसल ये सब कुछ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का पीस प्लान है, जिस पर न केवल इजराइल बल्कि खाड़ी के तमाम देशों ने न केवल मुहर लगा दी, बल्कि ट्रंप के इस पीस प्लान का खुलकर स्वागत किया। खासकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के पीस प्लान का समर्थन करते हुए ट्वीट किया है कि गाजा में शांति बहाली को लेकर यह कदम बेहद जरूरी था। तो चलिए यह भी समझना जरूरी है कि आखिरकार ट्रंप का पीस प्लान क्या है। ट्रंप के इस पीस प्लान में कहा गया है कि समझौता लागू होने के 72 घंटे के भीतर हमास सभी बंधकों को इजराइल को वापस करेगा, चाहे वो जीवित हो या मृत अवस्था में हो। उन्हें इजराइल को सौंपा जाए। इसके बाद इजरायली सेना एक बफर जोन तक वापस लौट जाएगी। गाजा को पूरी तरह से हमास से मुक्त कर दिया जाएगा। गाजा में हमास या फिलिस्तीन किसी का भी शासन नहीं चलेगा। इसके अलावा गाजा में कोई मिलिट्री नहीं रहेगी। साथ ही हमास के हथियार और प्रोडक्शन संबंधी क्षमताएं भी खत्म की जाएंगी, बल्कि एक अलग इंटरनेशनल बॉडी इसका विकास करेगी और अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप इस अंतर्राष्ट्रीय पीस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। इजराइल और गाजा के बीच 2 साल से चल रहे संघर्ष को द एंड करने के प्लान के साथ साथ ट्रंप ने चेतावनी भरे लहजे में यह भी कहा है कि अगर हमास इस योजना को स्वीकार नहीं करता तो अमेरिका नेतन्याहू के साथ खड़ा मिलेगा। नेतन्याहू ने भी धमकी भरे अंदाज में कहा है कि अगर हमास इस पीस प्लान को ठुकराता है तो फिर इजराइल अपने हमले को अंजाम तक लेकर जाएगा और आगे और बड़े हमले करेगा। ट्रंप के पीस प्लान को 8 मुस्लिम बहुल खाड़ी देशों का समर्थन मिल गया है। एक संयुक्त बयान में इन देशों ने कहा है कि वे समझौते को अंतिम रूप देने और उसे जमीन पर उतारने के लिए अमेरिका और संबंधित पक्षों के साथ सकारात्मक रूप से जुड़ने की पुष्टि करते हैं। बयान पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में मिस्र, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की, कतर, सऊदी अरब, इंडोनेशिया और पाकिस्तान शामिल हैं। अब ये कहा जा सकता है कि गाजा में इजराइल की ओर से बम और गोले नहीं बरसेंगे। लाखों की संख्या में पलायन कर चुके गाजावासियों को अपने घरों में लौटने का मौका मिलेगा। भुखमरी के दौर से गुजर रहे गाजा को फिर से बसाने की कवायद होगी और ये सब कुछ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की निगरानी में होगा। आखिरकार ट्रंप भी यही चाहते थे कि इजराइल फलस्तीन युद्ध को रुकवाने का श्रेय उन्हें मिले। फिलहाल तो ये पीस प्लान सफल हुआ तो दुनिया भर के देशों को रूस यूक्रेन युद्ध में भी ऐसी ही किसी पीस प्लान को लेकर उम्मीदें बढ़ जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह का स्वागत हम करते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में जेएनयू में आप प्रोफेसर हैं, बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर स्वर्ण सिंह आपका हमारे शो पे। हमारे साथ है रॉबिन सचदेव सर, जाने माने विदेश मामलों के जानकार। रॉबिन सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह सर, आपसे ही चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। ये 20 सूत्रीय कार्यक्रम दे तो दिया है ट्रंप ने, लेकिन कितने प्रतिशत चांसेस आपको लग रहे हैं कि ये 20 सूत्रीय कार्यक्रम, एक जिसको पीस अकॉर्ड एक तरह से कहा जा रहा है, ये अपने स्वरूप में आ पाएगा? आपने जैसे अपने खबर में खुद कहा कि काफ़ी देशों ने, भारत ने भी इस 20 सूत्रीय कार्यक्रम का प्रस्ताव का एक तरह से स्वागत किया है और यहाँ तक कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी
वहाँ के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने भी इसका स्वागत किया है। पर ये क्या जमीन पर कुछ बदलाव ला पाएगा, उसमें काफी चुनौतियां बनी हुई हैं। ये भी याद रखना होगा कि जनवरी 2020 में भी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस तरह का एक पीस फॉर प्रॉस्पेरिटी का प्रस्ताव रखा था, जो कि उस वक्त उनके दामाद और सलाहकार जेरेड कुशनर की लीडरशिप में प्रस्ताव बनाया गया था। और ये भी कहा गया था कि 50 बिलियन डॉलर निवेश किए जाएंगे गाजा में, पर उस वक्त पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। आज क्या चुनौती है? आप देखें, प्रस्ताव में ये कहा गया है कि एक इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय शांति काउंसिल बनाई जाएगी, जिसके अध्यक्ष खुद राष्ट्रपति ट्रंप होंगे, और उसमें और भी अंतर्राष्ट्रीय जो विशेषज्ञ हैं वो जोड़े जाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री यूनाइटेड किंगडम के टोनी ब्लेयर का नाम उन्होंने उसमें लिखा है कि वो होंगे उसमें। तो पूरा ध्यान आर्थिक विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पर एक तरह से अभी प्रस्ताव में है। पर उसमें दूसरी जो बड़ी खास बात है वो ये कि हमास का कोई भी भूमिका नहीं रहेगी ये पूरे गाजा के क्षेत्र के विकास में या वहाँ की प्रशासन में, यदि इस प्रस्ताव के अंतर्गत कुछ सोच आगे बढ़ती है और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ दोस्त देशों के साथ मिलकर एक धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्टेबलाइजेशन फोर्स का गठन होगा, जो वहाँ रोजमर्रा के जीवन का प्रबंधन करेंगी, पर पूरा फोकस रहेगा विकास पर। और उसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के ढांचे में बदलाव लाया जाएगा धीरे धीरे, और बाद में कभी लंबी अरसे के बाद शायद एक सेल्फ डिटर्मिनेशन की जो लोकल लोगों की सरकार बनाने की है वो शुरुआत की जाएगी। पर हमास की जो पहली एक तरह से कंडीशन है, जो प्री कंडीशन है, वो ये कि इजरायली फोर्सेस वहां से पहले हटनी चाहिए। और इस प्रस्ताव को देखें तो इजरायली फोर्सेस फेजेस में हटेंगी, और कितने वर्षों में हटेंगी ये कुल तय नहीं है, क्योंकि वो आईडीएफ जो इजरायली डिफेंस फोर्स है वो धीरे धीरे इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स को जिम्मेदारी वहां की सुरक्षा की देगी। और ये भी कि इसके बाद पैलेस्टीनियन की लोगों की अपनी सेना नहीं होगी, एक पुलिस फोर्स होगी जी। और उनकी सीमाओं की चिंता फिर भी ये अंतर्राष्ट्रीय स्टेबलाइजेशन फोर्स करेगी, या उसके बाद इजराइल और इजिप्ट किस तरह से तालमेल बनाएंगे। तो काफी अड़चने हैं, और इतिहास में कोई बहुत ही इसका ये कहें कि सकारात्मक नहीं रहा रुझान अलग अलग घटकों का। तो इसलिए मुझे लगता है कि हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो 3 या 4 दिन, साफ नहीं कहा 3 या 4 दिन वो देते हैं हमास को, और वो यदि नहीं प्रस्ताव मानेंगे तो वो इजराइल को फिर सपोर्ट करेंगे, इजराइल का समर्थन करेंगे, जो जिस तरह से इजराइल जहां भी जो करना चाहता है। तो काफी अड़चने अभी हैं, चुनौतियां हैं। मुझे लगता है नहीं है कि प्रस्ताव जितनी जल्दी राष्ट्रपति ट्रंप चाह रहे हैं कि मान लिया जाए हमास से, वो उतनी जल्दी नहीं माना जाएगा। एब्सोल्युटली सर, इसमें काफ़ी कुछ ऐसे हैं, कई रीजंस हैं सचदेव सर कि इसे सक्सेसफुल, आई मीन मे बी ये सक्सेसफुल हो जाए। एक तो इसमें जैसे सर ने भी बताया कि ब्रॉड अरब और मुस्लिम सपोर्ट भी है इसमें, मुस्लिम अरब वर्ल्ड जो है, पैलेस्टीन अथॉरिटी का इसमें बैकिंग है। इजरायली पोल में भी जो 70% इजरायली जो है वो सपोर्ट में है, कोalition में भी 41% आया है। ट्रंप भी इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में डील मेकर हैं। ऐसा लग रहा है कि हमास भी स्वीकृति की ओर है, क्विक रिस्पांस भले ही ना आया हो, बहुत सारे संकेत ऐसे मिल रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है सर, कितनी इसकी संभावनाएं हैं धरातल पर उतरने की, सहमति बन पाएगी या सर कुछ पेंच हैं आपकी नज़र में? थैंक यू वेरी मच, प्लेजर आपके साथ और प्रोफेसर स्वर्ण सिंह के साथ। मेरे विचार से आई वुड गो अलोंग विद जो प्रोफेसर स्वर्ण सिंह कह रहे हैं कि मतलब है तो प्रपोजल यस, 3 या 4 दिन का टाइम दिया है ट्रंप ने, परंतु इसको जमीन पर उतरना देखते हैं। सबसे पहली बात तो है कि हमास का क्या रिस्पांस होगा, राइट? हमास अभी तो ये कह रहा है कि अभी उसे प्रपोजल मिला है, इजिप्ट और कतर वाले उससे बात कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या रिस्पांस आएगा। पर 2-3 चीजें दिखती हैं। एक तो यह कि इसमें कि सारे हॉस्टेजेस विद इन 72 घंटे रिलीज कर देंगे,
तो अगर आप हमास हो, आपके पास वो एक ही तो ट्रम्प कार्ड है एक तरह से कहो तो, आपने अगर एक बार वो होस्टेजेस दे दिए तो आपके पास तो कोई लीवरेज रही नहीं ना। तो हमास मेरे विचार से उस चीज को शायद किसी दूसरे रूप में देखना चाहेगा। सेकेंडली, इसमें पैलेस्टीनियन स्टेट का कोई जिक्र नहीं है। ओके, हाँ कभी फ्यूचर में होगी 2 स्टेट, इस तरह की बात सब फ्यूचर में डाल दी गई है। और ऑब्वियसली एक और भी है कि हमास का कोई रोल नहीं रहेगा, फॉरगेट मिलिट्री हमास, हमास का कोई पॉलिटिकल विंग कहे या उस तरह का भी नहीं रहेगा। तो एक तरह से अगर हमास एग्री करता है तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि हमास की कमर पूरी तरह से टूट गई है और उनके पास या तो कोई विकल्प नहीं है या कुछ ऑप्शन ही नहीं है या तो उन्हें रास्ता ही नहीं दिखता। तो अगर हम इसको इस एक्सटेंट को देखें तो मेरे को भी थोड़ा चांस कम लगता है कि ये इमीडिएट जिस रूप से सोचा समझा बताया जा रहा है इतनी जल्दी ऐसे इम्प्लीमेंट होगा। जहां तक बात रही अरब कंट्रीज ने सपोर्ट करा है, देखिए अरब कंट्रीज तो सारी की सारी इनमें से आधी तो वो है जो अमेरिका के पैसों पे चलती है, ओके, या अमेरिका के साथ अपनी अलायंस चाहती है। इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया, जॉर्डन क्या है, जॉर्डन टोटल अमेरिकन एड पे चलता है तो वो तो अप्रूव करेगा ही करेगा। हाँ जो है, हाँ ये सऊदी है, कतर है जो थोड़े पावरफुल है, अरब एमिरेट्स है, हाँ वो भी चाहते हैं कि इस इलाके में शांति हो। बट एट द सेम टाइम आई थिंक वो भी टाइट रोप चल रहे हैं अभी, क्योंकि वो भी सेफ प्ले कर रहे हैं ना। वो कह रहे हैं हाँ ये प्रपोजल ठीक है, अब देखते हैं हमास क्या कहता है। अगर हमास एग्री करता है तो ये सब एग्रीड है, अगर हमास कहता है कि नहीं ये अनफेयर है, ये तो वन साइडेड है, तो केवल इजराइल का प्रपोजल है जो ट्रम्प उसको पैकेज करके दे रहा है, तब ये अरब कंट्रीज क्या कहती है, इनका रोल क्या रहता है। तो अभी आई थिंक ये सारा है। एक चीज में इसमें और पॉइंट करना, इंडिया के हिसाब से ये जो बात हुई है कि इसमें अलग अलग स्टेजेस होंगी, इजरायली ट्रूप्स विड्रॉ करेंगे थोड़े टाइम में, एक बोर्ड ऑफ पीस बना दिया गया, इसमें ट्रम्प उसका चेयरपर्सन होगा, टोनी ब्लेयर मेंबर होंगे, और भी मेंबर्स होंगे। इसके अलावा वहां की लोकल गवर्नमेंट है, कोई टेक्नोक्रेट्स की कंपोज करी जाएगी, अरब पैलेस्टीनियंस की, उसमें भी कोई हमास के नहीं होंगे ऑब्वियसली। बट जो सबसे अहम चीज जो मेरे ख्याल से इंडिया की नजर हमें देखनी चाहिए वो है जो ये बात हो रही है इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स। आप देखिए कल जो ट्रंप ने अनाउंस करा ये प्लान, उसमें उसने किन लीडर्स के नाम लिए और बार बार वो वर्ड यूज कर रहा था अरब एंड मुस्लिम वर्ल्ड। और अरब के तो उसने करे, वो समझ आते हैं मिडिल ईस्ट के, परंतु उसने मेंशन किया ऑल्सो पाकिस्तान, फील्ड मार्शल एंड शहबाज शरीफ एंड ऑल्सो बाय द वे इंडोनेशिया। तो मेरे को जो दिखता है चांस ये है कि पाकिस्तान ने यहां पर अपने लिए भूमिका बना ली है। गाजा में जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स होगी, जो भी नाम दीजिए उसे, या पुलिस होगी या कुछ होगी, मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान ने ये प्रपोजल अपना आगे बढ़ा दिया है ट्रंप के साथ कि फुट सोल्जर्स हम सप्लाई कर देंगे। अदरवाइज पाकिस्तान का क्या रोल है इस गाजा कॉन्फ्लिक्ट में मदद करने का, मुझे कोई बताएगा? ओके, पाकिस्तान ने मुझे लगता है बहुत स्मार्टली अपने को पोजीशन कर लिया है यहाँ पे। और अभी ये जो नेतन्याहू ट्रंप की मुलाकात हुई से हार्डली क्या 3 दिन पहले तो वही शहबाज शरीफ और मुनीर की मीटिंग लंबी ट्रंप के साथ, ठीक है किस बारे में हुई? वो तो ट्रंप का तो एब्सोल्युटली सर, ट्रंप साहब का तो एकदम एक अलग ही प्यार जो है वो पाकिस्तान के लिए स्वाभाविक कारणों से ज़्यादा बढ़ रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, पाकिस्तान की भी पॉइंट इसकी पाकिस्तान भी कुछ अपने कार्ड्स खेल रहा है और स्ट्रेटेजिकली उसने अपने को इसमें इंसर्ट कर लिया है। पाकिस्तान के पास पॉपुलेशन है, सऊदी कुवैत इनके पास कहाँ कोई सोल्जर्स है भेजने। बट आपको लगता है सर कि जब तक ठीक है, जब तक ट्रंप की सरपरस्ती है और ट्रंप के लिए ऑफर करने के लिए क्रिप्टो का लैंड एंड एवरीथिंग, ये सब इकोसिस्टम जब तक पाकिस्तान के पास है तब तक ही ये चलेगा। अरब वर्ल्ड में तो सर पाकिस्तान को मुंह भी नहीं लगाता है कोई, तो ट्रंप जिस दिन जाएंगे आपको नहीं लग रहा है कि पिक्चर से पाकिस्तान भी गायब हो जाएगा? क्विक पॉइंट, सॉरी, मैं ये खेल एकदम अलग है, ये क्रिप्टो के अलग है, ये रेयर अर्थ के अलग है, ये ईरान बॉर्डर के अलावा है। ये बात है कि गाजा को स्टेबलाइज करना है अगर, तो वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस कौन देगा? पाकिस्तान कुड वेरी वेल हैव ऑफर्ड कि मैं सिक्योरिटी फोर्सेस दूंगा, पाकिस्तान ने अपने को वहां पर यूजफुल बना दिया। ये मेरा पॉइंट है कहने का। एब्सोल्युटली, जो यूएई के साथ जो डिफेंस डील हुई है वहाँ पर भी अपने सोल्जर्स को ऑफर किया पाकिस्तान ने, तो वहाँ पर भी सीन में आ गया। तो बहरहाल मैं ज़रा प्रोफेसर स्वर्ण सिंह सर से चलिए पाकिस्तान पे ही बात कर लेते हैं थोड़ा, फिर आगे बढ़ेंगे। बड़ा दिलचस्प क्योंकि पहलू छेड़ दिया है रविंद्र सर ने।
सर क्या लग रहा है आपको इसमें, पाकिस्तान जो है वो वाकई में पाकिस्तान अपनी पोजीशन बना पाने में कामयाब हुआ है, या ट्रम्प की उंगली पकड़ पकड़ के जहां जहां ट्रम्प जा रहे हैं उनको एडजस्ट कर रहे हैं कि भाई ठीक है अपना प्यादा है, कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना है? बिल्कुल, फिलहाल तो यही लग रहा है कि भारत से नाराजगी और ईरान से आक्रोश वजह है कि राष्ट्रपति ट्रंप बार बार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बुलाकर ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो पाकिस्तानी सेना के बड़े खास समर्थक हैं, और उसी का फायदा उठाकर आप देखें कि पाकिस्तान ने हाल ही में जब 9 सितंबर को एक इमरजेंसी समिट मीटिंग बुलाई गई दोहा में, जब इजराइल का हमला हुआ दोहा के ऊपर, उसके बाद अरब और मुस्लिम देशों की, तो उसमें पाकिस्तान भी शामिल हुआ। बाद में राष्ट्रपति ट्रंप ने 8 मुस्लिम देशों के नेताओं से न्यूयॉर्क में बात की 25 तारीख को, तो फिर उसमें पाकिस्तान शामिल हुआ। फिर आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शरीफ फिर उनको जाकर व्हाइट हाउस में मिलते हैं। तो वो ये जो शुरुआत है इजराइल के सामने खड़े होने की कोशिश में, एक सैन्य संगठन बनाने की पूरे अरब और मुस्लिम देशों की जीसीसी के नेतृत्व में, उसमें अपने आप को लगातार जोड़ता हुआ पाकिस्तान नजर आता है। पर उसकी चिंता ये होगी खासकर इजराइल को कि इजराइल की सहमति के बगैर पाकिस्तान की सेना इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में नहीं घुस पाएगी, और पहले से ही जिस तरह से पाकिस्तान वहां घुस रहा है, और खासकर जो सऊदी अरेबिया से उनका जो एक डिफेंस पैक्ट हुआ है, इसमें एक पर हमला, दोनों पर हमला माने जाने की बात कही गई है, तो उससे पाकिस्तान के परमाणु अस्त्रों का क्या प्रभाव इजराइल के सामने खड़े होने के लिए आएगा, उनके अरब देशों के साथ खड़ा होगा या नहीं, इस पर पहले से ही बहस शुरू हो चुकी है। और मुस्लिम देशों में अकेला पाकिस्तान है जो परमाणु अस्त्र रखता है और सबसे बड़ी सेना रखता है। वो सेना जो 5 बार लड़ाई लड़ चुकी है पड़ोसी देश भारत से, तो तैयार है युद्ध के लिए। पर क्या नेतन्याहू इस बात को मानेंगे कि पाकिस्तान की सेना को वहां वो आने दें गाजा में? वो तो इस बात को भी नहीं मानते हैं, और ना अब इस प्रस्तावना, राष्ट्रपति ट्रंप की प्रस्तावना के बाद भी कह रहे हैं कि फिलिस्तीनी स्टेटहुड में होने नहीं दूंगा, मैं पूरा उसका विरोध करूंगा, वो नहीं हो सकता है। तो इस पूरे क्षेत्र में मुझे लगता है पाकिस्तान कोशिश करेगा, कर भी रहा है, पर मुझे नहीं लगता कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में उसको मौका मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नेतन्याहू की मर्जी के बगैर वो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स नहीं बन पाएगी। वो कौन उसमें देश होंगे, क्या उसके अमेरिका के सैनिक भी उसमें कहीं पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में ऐसा उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने मुस्लिम और अरब दोस्त देशों के साथ, तो अमेरिका भी उसमें है, क्या उनके सैनिक वहां आएंगे या नहीं आएंगे? तो वो सब चीजें अभी बड़ी उलझी हुई हैं। और यहाँ तक ये बात है कि क्या बहुत से देश, 8 मुस्लिम देशों ने खुलकर, उनके विदेश मंत्रियों ने कहा कि वो उसका स्वागत करते हैं, पर उसके साथ साथ फिलिस्तीनी लोगों की आप बात सुने तो वो कहते हैं कि दुनिया के 150 ऐसे राष्ट्र हैं जो फिलिस्तीनियों को अपने अधिकार दिलाने में, समर्थन में साथ खड़े हैं। और हाल ही में आपने देखा कि यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और फ्रांस, उन्होंने फिलिस्तीनी लोगों की संप्रभुता को रिकॉग्नाइज किया है कि उनको स्टेटहुड मिलनी चाहिए। और चीन और रशिया 1988 से पहले ही उनकी संप्रभुता और स्टेट का समर्थन कर चुके हैं। आज संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में जो 5 स्थायी सदस्य हैं, उसमें अमेरिका को छोड़कर बाकी 4 फिलिस्तीनी लोगों की संप्रभुता का समर्थन करते हैं, उनकी स्टेटहुड का समर्थन करते हैं। तो ये चीजें इतनी आसान नहीं कि राष्ट्रपति ट्रंप जो चाहेंगे वो थोप देंगे इस पूरे क्षेत्र में। इसलिए मुझे लगता है खासकर उनकी जो डेडलाइन देने की एक सोच है, तरीका है, रणनीति है, वो बार बार 6 महीने में हमने देखा कि फेल होती नजर आती है। कोई भी उनकी इस तरह की जो डिक्टेट है कि इस तारीख तक ऐसा करें नहीं तो आपको नुकसान होगा, वो आज तक तो सफल हुआ नहीं। और मैंने कहा कि 2020 जनवरी में भी उन्होंने इस तरह का प्रस्ताव रखा था, तब तो ये भी कहा था कि 50 बिलियन निवेश भी करेंगे, वो नहीं जमीन पर उतर पाया। तो इस तरह कहना कि 4 दिन में हमास मान ले हमारी बात, मुझे नहीं लगता कि ये बात होने वाली है। स्पॉट भी बनाना चाहते थे, उनकी खैर उनकी जो फैंटेसीज होती हैं जी, नहीं, आपने उसको यदि 20 सूत्रीय जो प्रस्ताव है, उसमें बार बार
सबसे पहले क्या करना चाहते हैं, वहां जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाना चाहते हैं, विकास लाना चाहते हैं। उसके साथ साथ जो राजनीतिक एक तरह से प्रतिनिधित्व की बात है, उसको टालकर बाद में कब कहां कैसे करेंगे वो बहुत बाद में करते हैं। उससे पहले सुरक्षा के लिए वो कहते हैं कि एब्सोल्युटली धीरे धीरे जो रीडेवलपमेंट की वो बात कर रहे हैं, डी रेडिकलाइजेशन की बात कर रहे हैं, टेरर फ्री जोन जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये ऐसे हैं जो आई मीन कंट्रोवर्शियल्स तो रहेंगे ही। बहरहाल सचदेव सर, 2-3 चीज़ें हैं जो अभी, क्योंकि आपने सही कहा कि हमास का जो पूरा वर्जन है वो अभी तक समझ में नहीं आया है। मैं थोड़ा सा जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम में जो 2-3 पॉइंट्स हैं उनके हवाले से मैं ज़रा संभावनाओं को आंकना चाहता हूं कि कितने प्रतिशत संभावनाएं हो सकती हैं कि हमास पेज टेबल पर आ जाए। पहला है, चलिए ठीक है, हॉस्टेज रिलीज, तो उसका जिक्र तो अभी सर ने किया ही, बट एमनेस्टी फॉर हमास मेंबर्स, वो कह रहे हैं कि साहब शांतिपूर्ण सहस्तित्व का अगर वादा कर लें, पीसफुल को एग्जिस्टेंस का अगर हमसे वादा कर लें, तो जो हमास मेंबर्स हैं उनको एमनेस्टी, उनको हथियार छोड़ दें, हमारे साथ आ जाएं। गाज़ा छोड़ने जो चाहता है उनको रिसीविंग कंट्रीज़ में हम सेफ पैसेज दे देंगे पोस्ट वॉर गाज़ा में। लेकिन सबसे बड़ी बात जो कह रहे हैं, जिसका सर ने भी जिक्र किया, कि पोस्ट वॉर गाज़ा में फिर हमास की कोई गवर्नेंस वाली भूमिका नहीं होगी। तो हमास क्या आपको लग रहा है कि वो इस तरह से अपनी बात को मानेगा, टेबल पर आएगा? क्या आपको लग रहा है सर, हमास की तरफ से क्या हम उम्मीद करें? सही, कुछ कह नहीं सकते, चीजें बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स हैं ऑब्वियसली, बट कुछ चीजें जो मुझे दिखती हैं प्लेन सिंपल कॉमन सेंस में। पहली बात है कि सारे जो भी हॉस्टेजेस हैं उनको रिलीज कर दो विद इन 72 आवर्स। हमास अगर वो कर देता है तो हमास के पास कोई लीवरेज नहीं बचेगा। तो उसको अगर आप समझें क्लासिकल सेंस में, तो हमास शायद नहीं करेगा, राइट, क्योंकि दे दिया तो सारा कुछ, उसका खेल खत्म, उसके पास कोई लीवरेज नहीं बचा एक तरह से। दूसरा, जो आप एमनेस्टी की बात कर रहे हैं, यस, इसमें है कि एमनेस्टी होगी, वेपन से ले डाउन कर दें, और जो जाना चाहें गाजा से बाहर चले जाएं, और चाहे तो आ भी सकते हैं। पर उसमें भी ये ट्रस्ट, कैसे ट्रस्ट करें कि हमें एमनेस्टी मिलेगी, कि हमने ओके सारे हॉस्टेज रिलीज कर दिए, हमने कहा भाई ठीक है, ओके, नो मोर मिलिट्री एक्टिविटी, हम सब अपनी टनल से नीचे से बाहर आ गए। क्या ट्रस्ट या क्या गारंटी है कि वो एमनेस्टी मिलेगी? सो आई थिंक ये इस तरह की कुछ चीजों पर हिंज करेगा क्वाइट अ लॉट। एंड ऑल्सो लास्टली और पार्शली और व्हिचएवर वे, हमास ने जो जितना ये जो भी कहे आप, उसने अपने हिसाब से जो भी युद्ध लड़ा है, स्ट्रगल करिए, जो भी करा है, यस, हमास के आतंकी तो मारे गए हैं, काफी सारे लीडरशिप जो उनके, परंतु हमास या जो गाजा में जो बॉम्बिंग हुई है इजराइल की इतने टाइम से, उसके चलते अगर 70,000 लोग मारे गए हैं और 1.5 लाख अपंग हो गए हैं, तो 2.5-3 लाख तो फैमिलीज ऐसी होंगी जिसका कोई भाई बहन माँ बाप मारे गए। तो 5-6 लाख लोगों के दिल में तो इजराइल के प्रति बहुत ही, मेरे ख्याल से कॉमन सेंस लगती है, रोष, गुस्सा होगा। एब्सोल्युटली होगा। क्विकली सर, मैं अब जैसा आपने बताया, सूरत हाल लगते नहीं कि हमास इतनी जल्दी मानेगा। क्विकली, ट्रंप फिर कह रहे हैं कि 3-4 दिन का अल्टीमेटम है आपके पास, या तो एक्सेप्ट करो वरना सैड एंड। तो क्या सैड एंड, क्या वाकई में फुल ऑन वॉर या हमास का खात्मा? इसमें अमेरिका ज्वाइन कर रहा है, अमेरिका के साथ साथ बाकी, आप देख रहे हैं ये होगा सर? आप देखें इस प्रस्ताव में, आप देखें इस प्रस्ताव में मोटे तौर पे ये अपेक्षा है अमेरिका की कि हमास अपने आप को निशस्त्र कर ले, अपने संगठन को भंग कर दे, और भविष्य में किसी तरह की भूमिका निभाने की उम्मीद छोड़ दे। तो ये तो शायद उम्मीद करना कि हमास इस चीज को मान लेगा थोड़ा मुश्किल लगता है। यदि जोर जबरदस्ती से उसको मनवाया भी गया तो वो फिर कहीं ना कहीं उभर के किसी नए रूप में, मुझे लगता है, फिर वापस आएगा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस तरह के प्रस्ताव से इस तरह। बट प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, ये जो फिर 3-4 दिन का अल्टीमेटम दिया है, इसकी परिणति क्या होगी अगर हमास नहीं माना? ये एक्सटेंड हो जाएगा अल्टीमेटम, जैसे ट्रम्प करते ही हैं कि भाई 3-4 दिन का अल्टीमेटम दिया, अल्टीमेटम को हम 1 महीना और बढ़ाते हैं, फिर 9 महीना और बढ़ाते हैं, इस तरह से करेंगे, या कुछ 3-4 दिन बाद एक्शन होगा?
ये 3-4 दिनों की बात नहीं है। यदि इस तरह की प्रस्तावना उन्होंने की है और नेतन्याहू उनके साथ बैठे हुए थे व्हाइट हाउस में, हम ये मान रहे हैं कि वो इसका समर्थन कर रहे हैं, हालांकि कितना कर रहे हैं वो नहीं मालूम, तो कम से कम बमबारी तो बंद होनी चाहिए थी गाजा पे। पर उसके बाद लगातार 35 बम बरसाए जा रहे हैं। 45 फिलिस्तीनियों को मार दिया गया है वहां पर इजराइल की ओर से। तो ऐसा लगता है कि कोई लगता नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये 3 या 4 या 5 दिन निकल जाएंगे, जैसे आप पिछले 6 महीने से देख ही रहे हैं जी। वो अलग अलग प्रस्ताव इस तरह के देते हैं, अलग अलग देशों को एक तरह की डिक्टेट करते हैं, इस तारीख तक ये हो जाना चाहिए, पर होता नहीं है। राइट सर, सॉरी टू इंटरप्ट। नहीं ऐसी है। एब्सोल्युटली सॉरी टू इंटरप्ट सर। सचदेव सर से भी मैं ये रिएक्शन चाहूंगा। सर, 3-4 दिन का अल्टीमेटम का क्या होगा? अल्टीमेटली बढ़ जाएगा या एक्शन शुरू? सचदेव सर। सॉरी या कह नहीं सकते। आई मीन हो सकता है हमास कोलैप्स कर जाए और एग्री कर जाए इन टर्म्स को, बट इन टर्म्स में एग्री करने का मतलब है हमास की टोटल अपनी आइडेंटिटी खत्म हो जाना, उसकी कोई लीवरेज नहीं रहना, फिलहाल होस्टेजेस सारी दे दी, और जो उसने जितनी पैलेस्टीनियन स्टेट की ड्रीम्स को भूल जाना, ये 2-4 चीजें हैं। बट अगर 3-4 दिन में हमास ने वापस आके कहा कि एक्सेप्टेबल नहीं है, तो एक तो इजराइल का जो भी गाजा सिटी पे वो चल रहा है अटैक्स बमबारी, वो चलती रहेगी और चलती रहेगी। फिर वापस में वही होगा, इजिप्ट कतर के इंटरलॉक्यूटर्स के द्वारा बात होगी। अमेरिका ऑलरेडी क्या कम वेपन्स दे रहा है, थोड़े और दे देगा। राइट। ओके, तो अनफॉर्चुनेटली शायद फिर ये ऐसा ही चलता रहेगा, बल्कि और भयानक हो जाएगा, अगर हो सकता है इससे ज्यादा कुछ भयानक हो। एब्सोल्युटली। और प्लान के बावजूद इजरायली स्ट्राइक्स अभी जारी हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इस अकॉर्ड में या 20 सूत्रीय कार्यक्रम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो केवल हमास पर दबाव बनाती हैं। इजराइल की जिम्मेदारी कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है। 1948 बॉर्डर्स पर विड्रॉल अभी तक क्लियर नहीं है। की पॉइंट्स जो कि स्टेटहुड पाथवे है उस पर डिटेल्स की अभी कमी है, स्पष्टता नहीं है। हमास स्वाभाविक रूप से, जैसा सर दोनों ने बताया, कि अगर 2 स्टेट सॉल्यूशन नहीं होगा तो हमास भी सीधे सीधे हाँ तो नहीं ही करेगा। पर देखते हैं इसमें क्या होता है आगे। जैसे भारत ने अपेक्षा की है, यही हम अपेक्षा करते हैं कि शांति स्थापित हो। 20 सूत्रीय कार्यक्रम अगर लागू होता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं होता है तो हमें शांति की तमाम संभावनाओं को तलाशते हुए जारी रहना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का वक्त निकालने के लिए। रॉबिन सचदेव सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर स्वर्ण सिंह सर आपके समय के लिए।